राम भाई, राम राम जी। राम 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 सबको। जी। राम राम सर। राम राम बेटा। सबको नमस्ते। मेरा स्पीकर ऑफ था दोस्त। मैं आपकी राम राम सुन लिया था। और सबको बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत नमस्ते। राम राम बाबू जी। राम राम भाई डॉक्टर साहब। सब लोग अच्छे हैं भाई लोग। बहुत बढ़िया है जी। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो आज है मंडे। डेट हो गई है 10 फरवरी 2025। और पेज नंबर है 152। जीएनएम का। जीएनएम पढ़ेंगे 152 नंबर मुझे लग रहा है। आप कंफर्म करें इस चीज को। हाँ जी 152 ही होना चाहिए। हाँ, 152 में है। हम पढ़ रहे हैं लंग्स, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया वाला पार्ट जीएनएम में। और इसमें एसबीएस पढ़ेंगे आज हम। एसबीएस ऑफ द ब्रोंकियल एंड ट्रैकियल म्यूकोसा। बिल्कुल जी। और फिगर दे रखी है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। तो इसका मतलब है ब्रोंकियल एंड ट्रैकियल म्यूकोसा को गवर्न करता है ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बिल्कुल। तो इसमें हेडिंग है, इस एसबीएस का पहला हेडिंग है ब्रोंकियल ट्यूमर। ब्रैकेट में करें ब्रोंकियल एपिथेलियल कैंसर, कोमा अल्सरेटिंग ब्रोंकियल कैंसर। इसमें कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट और फियर फ्राइट ओब्लिक स्पीच लेस कॉन्फ्लिक्ट। ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंडेंट ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल्स एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स। जी बिल्कुल। तो इसमें दो आ गए अमितपाल भाई। या तो टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, या फिर फियर फ्राइट ओब्लिक स्पीच लेसनेस, स्पीच लेस कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। दोनों तो नहीं मिल रहे, और कह के बात कर रहे हैं इन दोनों में से एक होगा कोई सा। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि ए पर्सन इज एफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज टेरिटरी। ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पार्टनर या जॉब, और ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं और हिज पोजीशन इन द टेरिटरी। ब्रैकेट में कह रहे हैं पोजीशन या लेवल। इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं कि टू हैव ए हेलिस और मॉर्टल फियर। एक उसे एक हेल जैसा नर्क नारकीय नर्क जैसा या मॉर्टल फियर से ग्रसित होगा वो, मृत्यु के डर जैसा। या दूसरा कह रहे हैं आई वाज स्केयर्ड टू डेथ। पेशेंट फील करेगा आई वाज स्केयर्ड टू डेथ, आई एम टेरिफाइड। ऐसे ऐसे परसेप्शन आएंगे उसको। तीन परसेप्शन एक तरह से दे रखे हैं, टू हैव ए हेलिस और मॉर्टल फियर, आई हैव स्केयर्ड टू डेथ, या फिर आई एम टेरिफाइड। द टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट इज एन एक्टिव मेल रिएक्शन टू ए थ्रेट टू हिज टेरिटरी। जीएनएम ने पीछे भी कहा था कि ये जो टेरिटोरियल फियर है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, फियर कॉन्फ्लिक्ट, ये एक्टिव मेल, एन एक्टिव मेल रिएक्शन है, होता है किसके लिए? टू ए थ्रेट ऑफ हिज टेरिटरी के लिए। द फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट इज द पैसिव फीमेल रिएक्शन टू द सेम थिंग। तो टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेल के साथ मेल रिएक्शन है, और फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट अगर यहां है तो वो पैसिव फीमेल रिएक्शन पाया जाएगा उस सेम थिंग के लिए, उस सेम चीज के लिए। ब्रैकेट में कह रहे हैं द मेल रिएक्ट विद अटैक, द फीमेल विद पैसिव फ्राइट। तो अगर यहां इसको ऐसे ही समझे, तो अगर मेल रिएक्शन देखोगे तो यहां ब्रोंकियल रीजन अफेक्ट हो रहा है। और अगर पीछे हम पढ़ के आए हैं, यदि फियर फ्राइट है तो उसमें आपका लैरिंग्स तक की बात इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ,
No. एग्जाम्पल कह रहे हैं अमित भाई, जी। फॉर टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफ फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट। इसके उन्होंने कहा कि पेज नंबर 146 पे जाके देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। तो लेकिन जो प्रॉपर एग्जाम्पल इन्होंने बताया अब यहाँ उससे शुरू करते हैं। पॉइंट 1 है, कह रहे हैं द वोमन हैज ए हस्बैंड हु इज ऑलवेज बीइंग अनफेथफुल, शी इज नेवर श्योर whether or not he is having another affair, is equal to territorial fear conflict with degradation of cells from the bronchi in the active phase. ओके, तो ये चूंकि ब्रोंकियल रीजन से ही ब्रोंकियल रीजन से ताल्लुक है, तो उसी के तहत एग्जाम्पल देते हुए चल रहे हैं कि एक महिला है, उसका हस्बैंड है, वो हमेशा अनफेथफुल रहता है। उसके लिए हमेशा ये कि वो श्योर नहीं है कि वो उसका कोई दूसरा अफेयर है या नहीं है, तो इस वजह से वो टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है और साथ ही उसको डिग्रेडेशन ऑफ सेल होने लगता है ब्रोंकाई का एक्टिव फेस में। She comes into healing when she separates from him and meets another man who loves her passionately and deeply. वो लेडी फिर हीलिंग में गई और जब वो उससे उस इंसान से अलग हो गई और फिर उसे दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसको बड़ा पैशनेटली और डीपली उसको प्यार करता था, तो वो हीलिंग में आ गई। With this new partner, she is sure that he is true to her. इस नए पार्टनर के साथ वो श्योर थी कि वो बिल्कुल उसके लिए ट्रू है, वो बिल्कुल सच्चा है उसके लिए। रेस्टोरेशन ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकोसा इज इक्वल टू ब्रोंकाइटिस और ए ब्रोंकियल कार्सिनोमा। जब रेस्टोरेशन हुआ ब्रोंकियल म्यूकोसा का, तो ये बन गया, आगे ब्रोंकाइटिस में चेंज होगा वो, या फिर ब्रोंकियल कार्सिनोमा तक बात पहुंच गई। ठीक है ना भाई, तो वो हीलिंग फेज में था ब्रोंकियल कार्सिनोमा या ब्रोंकाइटिस। तो अगर इसको डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर अमित भाई, अगर हम इसको बड़े प्रॉपर तरीके से इसको पास आउट कर दें, पास ऑन होने दें, तो ये तो खुद ही हील हो जाएगा। बिल्कुल। तो कई बार अभी अमितपाल भाई आपने देखा होगा, युवराज सिंह को भी हो गया था ट्यूमर लंग्स में, और एक अंग्रेज को जब उनको हुआ था तो किसी अंग्रेज का एक एग्जाम्पल आता था अखबारों में। तो बेसिकली वो उससे बाहर आ गए। ट्यूमर बना था ना लंग्स में युवराज सिंह क्रिकेटर को। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली इसका भाव यहाँ बड़ा अच्छा ये मिल रहा है कि ये हीलिंग में आता है, और अगर इसको अप्रोप्रिएटली इसको एड मिलती रहे तो भाई ये बाहर चला आएगा, निकल जाएगा बाहर। और अगर इसको ये कह दिया कि तुझे तो कैंसर हो गया, तो फिर इसको दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। फिर डायग्नोसिस इसके लिए नुकसानदायक होती है बनाना। नेक्स्ट एग्जांपल है, द फैमिली फादर हैज ए जॉब इन ए स्मॉल प्लम्बिंग कंपनी। हेलो हाँ जी, अमित भाई, राम राम कर रहे हैं फिर से? अच्छा, कोई आए हैं क्या? सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी बॉस। अच्छा, एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड, कि द फैमिली फादर हैज ए जॉब इन ए स्मॉल प्लम्बिंग कंपनी एंड इज 2 years अवे फ्रॉम हिज रिटायरमेंट। एक फैमिली फादर हैं, जॉब कर रहे हैं स्मॉल प्लम्बिंग कंपनी में और 2 साल रह रहे हैं उनको रिटायरमेंट के। ही हैज ए गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिज बॉस। वन डे द बॉस डिसाइड्स टू ज्वाइन अप विद ए बिजनेस पार्टनर।
रिलेशनशिप उसके बॉस से अच्छी है। एक दिन उसके बॉस ने डिसाइड करा कि ज्वाइन अब कर लें बिजनेस पार्टनर की तरह से उसको। द न्यू पार्टनर कैन नॉट स्टैंड द पेशेंट। द न्यू पार्टनर कैन नॉट स्टैंड द पेशेंट। ये क्या मतलब है? द न्यू पार्टनर कैन नॉट स्टैंड द पेशेंट। सामने बॉस हाँ बेटा, ने डिसाइड अभी जरा इसको ऑफ कर ले भाई। हाँ। ज्वाइन अप विद द बिजनेस पार्टनर, लेकिन बिजनेस पार्टनर है बेटा। हाँ जी, इस बॉस चाहते थे, जो ऑन वन डे बॉस डिसाइड्स टू ज्वाइन अप विद अ बिजनेस पार्टनर। हाँ एक नए बिजनेस पार्टनर से बॉस जुड़ना चाहते थे, लेकिन जो न्यू पार्टनर था वो पेशेंट के साथ या उसके साथ खड़ा होना नहीं चाहता था या उसका साथ देना नहीं चाहता था। ओके, कैन स्टैंड नॉट द। स्टैंड द पेशेंट, हम्म हम्म अग्री नहीं करता था देखो, वो उससे। रिलेशन तो थे अच्छे, तो इस पेशेंट को उम्मीद थी कि मुझे ही पार्टनर की तरह स्टैंड करेगा, लेकिन नए जी पार्टनर के रूप में इस पेशेंट को नहीं चुना उन्होंने, ऐसा भाव है। जी 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 द नहीं रिलेशनशिप। चुना। हाँ हाँ, न्यू पार्टनर कैन नॉट स्टैंड द पेशेंट, यानी कि जो नया पार्टनर बनाया ना, बिजनेस पार्टनर उनके बॉस ने। हेलो बेटा। हाँ जी 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 तो वो चूंकि इससे पहले वाली लाइन है ना, ही हैज ए गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिज बॉस। एक बात, वन डे द बॉस डिसाइड टू ज्वाइन अप विद ए बिजनेस पार्टनर। एक दिन बॉस ने डिसाइड करा किसी बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन करना है जी। तो जी द न्यू पार्टनर कैन नॉट स्टैंड द पेशेंट। अब ये न्यू पार्टनर जो है, ये जो पेशेंट है हमारे सामने जो आया, ये न्यू पार्टनर की तरह से स्टैंड नहीं कर सकता था उसके साथ। आगे और खुलेगा, इसे बुरा लगा या नहीं लगा ऐसा। द रिलेशनशिप वर्सन्स एंड द पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ बीइंग फायर्ड। अब जो रिलेशन थे बॉस के साथ, वो वर्सन हो गए, वर्सन्स, और पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ बीइंग फायर्ड। पेशेंट जो है इसको एक तरह से डर भी गया, और फायर्ड का मतलब अंदर ये गुस्सा भी आया इसको, सो लगा भी है। दिस वुड बी नहीं, वेरी। निकाल दिया जाए। अच्छा, निकाल देना होता मैम शायद। निकाल द दिया। पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ बीइंग फायर्ड। देखना बेटा उससे निकालने का डर, उसको जॉब से बॉस निकालने का किसको डर ओके था ना, ओके निकाल इसलिए। ओके कर दिया, ओके निकाल ओके, तो दिया। इससे इस पेशेंट को डर बैठ गया कि इसको निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर संगमित्रा, आप सही भाव उठा रहे हैं जी कि ये बॉस। अब मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा। दिस वुड बी वेरी बैड एज ही स्टिल हैज टू young daughters to raise, and moreover he would not be able to get a new job at his age, is equal to territorial fear conflict। तो कुल मिला के इसको ये डर लगा कि इसको फायर कर दिया जाएगा, इसको निकाल दिया जाएगा, और उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसकी दो बेटियां भी थीं जो बड़ी हो रही थीं, और इससे भी ज्यादा बात ये थी कि वो अब अपने आप को सक्षम नहीं मानता था कि नई जॉब में वो चला जाए इस उम्र में। तो इससे वो पहुंच गया टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट में। जी भाव क्लियर हो गया सबको, है ना? जी बिल्कुल। बिफोर ही गोज इनटू रिटायरमेंट, इन अदर वर्ड्स 2 years लेटर, his fear of losing his job dissolves. Before he goes into retirement, in other words 2 years later, जब वो रिटायरमेंट में जाने से पहले, दूसरे शब्दों में कहें 2 साल बाद, 2 years later, his fear of losing his job dissolves। अब वो चूंकि रिटायर होना ही है, तो उसका जॉब को लूज करने वाला डर डिजोल्व हो गया। ही बिगिंस टू कफ एंड थिंक्स ही हैज ब्रोंकाइटिस। तब उसको कफ शुरू हुई, और उसने सोचा ये ब्रोंकाइटिस हो गई है अब, और होनी ही थी, हीलिंग में आए ना अब। When his symptoms do not improve, he gets a lung X-ray।
the diagnosis cancer of the bronchi. This causes him to have a death fright conflict. अब देखो, जब रिटायर हो गया तो उसको खांसी शुरू हुई, जिसको केवल वो ब्रोंकाइटिस मानता था। अब जब ये सिम्टम इंप्रूव नहीं हो रहे थे तो उसने लंग एक्सरे कराया तो डायग्नोसिस हुई उसकी कि कैंसर ऑफ ब्रोंकाई बन गया है। इससे वो बंदा चला गया फिर डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट में। फाइनली द पेशेंट डाइज आफ्टर ऑल द पॉसिबल थेरेपीज, और आखिरकार वो इंसान की डेथ हो गई सभी थेरेपीज करने के बाद। आगे यहाँ डैश लगा के कह रहे हैं, मार्क लगा के, आल्सो ओपन ए थ्रेट टू वंस टाइम टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज पुट अंडर टाइम और अपॉइंटमेंट प्रेशर। someone's time is robbed from him, or someone else decides what he does with his time. दूसरा यहाँ एक भाव दे रहे हैं, एग्जाम्पल से तो अलग है, कि ये ऐसे भी हो सकता है, ओपन थ्रेट हो सकता है किसी के लिए टाइम टेरिटरी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, समवन इज पुट अंडर टाइम और अपॉइंटमेंट प्रेशर, किसी को अंडर टाइम रख दिया जाए या अपॉइंटमेंट प्रेशर उस पे आ जाए। समवन्स टाइम इज रॉब्ड फ्रॉम हिम, किसी का किसी से समय, किसी का उससे समय को एक तरह से रोब कर लिया गया। और समवन एल्स डिसाइड व्हाट ही डज विद हिज टाइम। बेसिकली ऐसा भाव आ रहा है कि जैसे किसी को अपॉइंटमेंट टाइम को उसके एक तो जो उसके पास समय था उस पे तो अपॉइंटमेंट दिया नहीं। यार मुझे पहले ही बता देते, मेरे समय तो नहीं चला जाता, मैं कहीं और ले लेता। तुमने ना तो हाँ करी ना करी, और मेरा समय भी तुमने, ये 2 साल थे मेरी एज के, अब उसके बाद मुझे कहीं और नौकरी मिले नहीं। ऐसा भाव लेके मुझे लग रहा है कि उस किसी का समय को वो कर दिया जाए, रोक कर दिया जाए। ठीक है ना जी? तो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, तो इस तरह से भाव आ रहा है इसका यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द 20-year-old the 26-year-old left-handed man start up a small company with a friend। एक मिनट भाइयों, बाहर ना कोई अंकल मुझे फोन कर रहे हैं, तो उनको बोलो पापा 9 बजे फ्री होंगे, इधर इलेक्ट्रिशियन है। हाँ मैं पढ़ता हूँ भाई। द 26-year-old left-handed man starts up a small company with a friend. After a time they begin to have major arguments about how their presence at the firm should be regulated। 26 साल का लड़का या 26 साल का पर्सन, लेफ्ट हैंडेड मैन, ने स्टार्ट की एक छोटी सी कंपनी अपने दोस्त के साथ। कुछ समय बाद उनमें एक मेजर आर्गुमेंट हुई अबाउट देयर प्रेजेंस एट द फर्म शुड बी रेगुलेटेड, कि भाई अपनी फर्म पे प्रेजेंस रहने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। द पेशेंट wants to take advantage of his entrepreneurial freedom with flexible need oriented working hours। पेशेंट जो है, जो पेशेंट आया 26-year-old, पेशेंट wants to take advantage of his entrepreneurial freedom with flexible नीड ओरिएंटेड वर्किंग आवर्स। नीड ओरिएंटेड वर्किंग, जितनी आवश्यकता हो वो वर्किंग आवर की उतनी ही मैं काम करूं, फ्लेक्सिबल रहूं, और मैं इससे फ्रीडम में रहना चाहता हूं अपनी उद्यमिता से। हिज पार्टनर इंसिस्ट ऑन एन एग्जैक्ट वर्क शेड्यूल। जबकि उसका पार्टनर जो है दबाव दे रहा था, जोर दे रहा था
कि एग्जैक्ट वर्क शेड्यूल में रहो। तो इस तरह से ये गया टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द लैरिंग्स लेफ्ट हैंडर। तो अब टेरिटोरियल फियर, इसकी टेरिटरी में इसका पार्टनर एनक्रोच कर रहा था फ्रीडम में। टाइम टेरिटरी। हाँ, तो फिर ये चला गया आपका टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग टू लैरिंग्स, और ब्रैकेट में कह रहे हैं लेफ्ट हैंडर था। आफ्टर एन अनप्लीजेंट सेपरेशन फ्रॉम हिज बिजनेस पार्टनर द पेशेंट कैन चूज हिज ओन आवर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स रिजॉल्व। तो अब अनप्लीजेंट सेपरेशन हुआ, फिर नहीं रह पाए दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस में। तो पेशेंट ने अपने आवर्स को, अब वो अपने आवर्स को चूज कर सकता था अपने मन के तरीके से, और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हुआ। अनफॉर्चुनेटली ए ट्रैक रिमेन्स, दुर्भाग्य से ये ट्रैक बना रहा। whenever he is pressured with private or business appointments, he subconsciously remembers the old stress and reacts with territorial fear. अब चूंकि इसके ट्रैक बना रह गया, तो जब भी उस पर प्रेशर आता था प्राइवेट या बिजनेस अपॉइंटमेंट का उस बंदे पर, तो वो सबकॉन्शियसली उसको रिमेम्बर्स, उसे याद आ जाता था ओल्ड स्ट्रेस, और रिएक्ट करता था उसका शरीर टेरिटोरियल फियर के साथ। द डे आफ्टर द अपॉइंटमेंट ही हैज ए कंजेस्टेड लैरिंग्स एंड ए हॉर्स वॉइस इजिकल टू हीलिंग फेस ऑफ द लैरिंग्स म्यूकोसा। तो जब उसका अपॉइंटमेंट में तो टेरिटोरियल फियर आता था जब भी कोई स्ट्रेस आता था, लेकिन जैसे अपॉइंटमेंट फिनिश हो गया वो काम, तो उसके बाद उसको कंजेशन इन लैरिंग्स हो जाता था और हॉर्स वॉइस हो जाती थी उसके बाद, अपॉइंटमेंट से वापस आने के बाद या अपॉइंटमेंट वाला दिन पास होने के बाद, क्योंकि हीलिंग फेज में आता था उसका लैरिंग्स म्यूकोसा। आपने देखा होगा जनरली, अमित पाल भाई को याद आ जाएगा, डॉक्टर सरे को और बच्चों को भी, मोदी जी का गला लास्ट की रैलियों में बैठता है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी की जो आवाज है वो शुरू में 10, 20, 30 रैली करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन संपन्न होते हैं तो बाद वाली रैलीज में जनरली उनकी आवाज होर्सनेस देखी होगी तुमने 2-3 बार, ऐसी घटना मुझे याद आ रही है। तो बेसिकली अमित, केजरीवाल जी की तो बहुत लंबे समय तक वो खांसी और वॉइस चली थी। हाँ, लेकिन अगर हीलिंग की बात करें, केजरीवाल जी की खांसी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव की लग रही थी, जब वो बन गए सीएम तो वो खांसी चली गई। जबकि मोदी जी का एग्जाम्पल कुछ ऐसे आता है कि जब तक इनके पास टास्क वेरी हार्ड रहता है कैंपेन का, तब तक इनकी वॉइस नहीं जाती है, होर्स नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो वजह प्रेशर इन पे हल्का हुआ तो इनका लैरिंग्स हीलिंग में आता है। अमित, फिर बात को समझे ना, मैं जिस तरह से यहाँ समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो लास्ट में काम है जी, बेसिकली हीलिंग फेस जब आते तब होती है। हाँ, कोई भी पर्सन, अब आप देखोगे संगमित्रा को याद आ जाएगा, डॉक्टर सिमरन, दीपशिखा, इनको जो बच्चियां हैं, अक्सर देखा होगा शादियों में बुआ का गला है, मामी का गला, जब शादी हो जाती है तब बैठता है जी। उस दौरान वो खूब गीत गाती हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं साहब गीत गाने से बैठ गया। नहीं, गीत गाने से नहीं, जैसे शादी संपन्न हुई उनका प्रेशर खत्म हुआ और हीलिंग फेस में आके गला बैठता है लोगों का। जी। मतलब सबसे पहले कि चलो काम खत्म हुआ। हाँ, तो देखो इसको क्या कितना खूबसूरत तरीके से कनेक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि इस बंदे का जब अपॉइंटमेंट फ्री हो जाता था, चला जाता था, जो अपॉइंटमेंट आता था स्ट्रेस अपॉइंटमेंट का, उसके बाद हीलिंग फेस में लैरिंग्स म्यूकोसा आती थी और हॉर्सनेस वॉइस होती थी इस भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है
ये तो पता है कि आप सब जगह देख लो कि जैसे कीर्तन चालू होगा तो उस समय सबकी वॉइस अच्छी होगी, जैसे जैसे कीर्तन खत्म होने वाला होगा, भागवत गीता खत्म होने वाली है। वही। और तो जबकि ये हाँ हाँ बेटा, ये रादर ये बहुत जैसे एग्जर्शनल पार्ट से कैसे डिफर करेंगे, जैसे हाँ मैं ये वही तो कह रहा हूँ, हम इसको जनरली एग्जॉशनल वो मानते हैं कि पार्ट जैसा ले एग्जॉस्ट हो लेते गया हैं। बंदा, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नहीं तो उसको हाँ। जीएनएम की लाइट में देखेंगे ना डॉक्टर सिमरन, हम जीएनएम की लाइट में देखेंगे तो हम इसको एग्जॉशन नहीं मानेंगे, हम इसको हीलिंग मानेंगे। एग्जॉशन एग्जॉस्ट होना या स्ट्रेस होना शुरुआत में होता है सबको, चाहे वो कोई प्रोग्राम की शुरुआत से पहले खूब स्ट्रेस में होता है, चाहे वो शादी ब्याह से पहले स्ट्रेस में होता है। अगर है भैया, होगा भैया जी, जो फियर फ्राइट में होता है। हाँ ओबियसली जो प्रेशर ले रहा होगा वही होगा। तो प्रेशर जिस कैसे जिस होगा कैसे होगा कैसे कैसे होगा होगा कैसे होगा कैसे होगा वहां वो आप पे। वो हाँ बिल्कुल। probability होते हैं। अब जो भागवत गीता पढ़ रहा है उसी को तो फ्राइट फियर होगा कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हाँ, जो वो वो व्यास गद्दी पे जो बैठ रहे हैं उनको, व्यास गद्दी बोलते हैं उसको, बिल्कुल। अमित जो प्रवचन करने वाली जो गद्दी होती है उस पे बैठते हैं, तो जनरली होगा उन्हीं को होगा। शादी में उसी रिलेटिव को होगा, बुआ मौसी को, जो बहुत उस फैमिली की क्लोज होगी, जिसको सारी कनेक्टेड हो। चीज़ रहेगा कि हाँ ठीक है मैं ये कैसे। एग्जाम्पल बताऊं अमित पाल भाई, मुझे याद आ रहा है, मेरी माँ नाना के यहाँ प्राइम प्राइम मेंबर मानी जाती थी, सबसे बड़ी थी। तो कहते थे दरोगा आ गया इनके घर का, ऐसे यानी कि अब हैंडल सारा माँ करती थी। तो जो भी हमारे मामाओं की शादी हुई, उनके उस घर में शादी, जब तक माँ हमारी उस स्थिति में थी कमांड करने की, तो माँ कमांड करती थी। और मुझे पक्का याद आ रहा है 2-3 शादियों का कि माँ का गला तो बैठता ही बैठता था। हाँ, बाद में आके, रिलेटिव जबकि कोई गीत नहीं गाती थी, कुछ नहीं करती थी तब भी। क्योंकि वो जो अमित पाल भाई कह रहे हैं ना, जो बंदा मेंबर, जो प्राइम मेंबर या जो कमांडर माना जाता है किसी काम का, अ, उसको ही होगा, चाहे वो भागवत प्रवचन करने वाले स्वामी, चाहे अच्छा कहीं तो भी। बस एक बात बताओ, है बस हाँ पवन सर, हाँ भैया। जब भी मुरादाबाद में यहाँ पर 4-4 5-5 दिन की क्लास हुई है, हर बार मेरा गला खराब हुआ है। हाँ, तो आपका मैनेजमेंट का, मेरी आवाज चली जाती थी। आपका आपके ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर सबसे ज्यादा होता था। इवन जो रविंदर भैया थे वो बोले, कह रहे ऐसे हुआ, मैंने कहा जी आवाज निकल ही नहीं रही बिल्कुल, कुछ तो दवाई दो। कह रहे एनर्जी सही है, मैं मतलब इशारों में बोल रहा था। कह रहे एनर्जी सही है, मैंने कहा एनर्जी में तो कोई दिक्कत नहीं है। कह हाँ, रहे दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो आप कुछ अगर दिनों अगर बाद आपको हम यहाँ देखें ना अमित शर्मा भाई, आपको अगर हम देखें तो बेसिकली आपका मैनेज करने का किसी चीज को बहुत अच्छे से दिल पे लेते हो आप, चाहे वो कैंप में ले लो, जहां हम अभी भी कैंप में देख लें अमित पाल और अब सिमरन, इनको याद आएगा कि अमित की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कलेक्शन के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में, इसका अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर सा रहता है अपने ऊपर, जिम्मेदारी सी मानता है भाई बहुत, है ना। बॉस उससे ज्यादा बड़ी बात ये हुई है, जैसे आपने बताया, सिमरन भी कह रही है कि एग्जर्शन होता तो जिस चीज को हम मन से करते हैं ना उसमें हमें थकान नहीं होती। बेसिक बात ये है कि डॉक्टर रविंदर ने मेरे को ये बताया कि बेटा तेरे को थकान तो नहीं हो रही ना, तेरा गला आराम को कह रहा, वो तेरी हीलिंग फेज है, लेकिन बॉडी एनर्जी तो ठीक है। अगर बीमारी होती तो फिर बुखार होता या कुछ और दिक्कत होती। हाँ हाँ, बहुत तो बढ़िया। हाँ, तो अमित शर्मा का जो गला बैठता है वो उसके 2-3 भाव हो सकते हैं अमित, यहाँ अमित पाल। एक एग्जर्शन तो इसे है नहीं, तो फिर इसको टेरिटोरियल फियर होगा सामने, कि मेरी जगह दूसरा अमित कैसे? पाल ना ले ले, है जी, हाँ है ना। हाँ सबकॉन्शियसली ये कर सकते हैं, या आदमी अपनी परफॉर्मेंस खुद से रिलेटेड है। हाँ 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 हाँ, इसमें टेरिटोरियल भी हो सकता है थोड़ा सा।
टेरिटोरियल भी हो सकता है अगर हम अमित जैसे भाई पुराना बंदा है, पुराना भाई है अपना, तो टेरिटरी तो इसकी है ही अमित पाल, डॉक्टर सिमरन। तो जी तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये टेरिटोरियल है, इसमें मेरी जगह कोई और ना ले ले। हाँ, ये हाँ फील जी, है हाँ जी। सबकॉन्शियसली। मैं मतलब जो मैं कर रहा हूँ मैं करूंगा, मैं ही करूंगा उसको ना। हाँ जी। हाँ, हम्म। ओके। अच्छा, घर में भी बैठती है अमित बिल्कुल। शर्मा की आवाज कभी कभी, वहां कौन जगह ले ले इसकी हुई। अक्सर बैठती है अमित शर्मा। ऑलमोस्ट, हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जगह की तो मैं हैं? मैंने कहा घर में भी बैठती है आपकी आवाज अक्सर, मैं देखता हूँ कई जगह बार। की मैं चिंता नहीं करता, लेकिन मेरी मसल्स का जो है ना परफॉर्मेंस वाला होता है शायद। हाँ हाँ, परफॉर्मेंस वाला होता स्ट्रेस है, ऑफ अच्छा लगता है परफॉर्मेंस है आपको, जो आपको स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस है अमित शर्मा। और जब आप उसे परफॉर्म करके ले जाते हो चीज को, तो तब आपको लैरिंग्स में हॉर्सनेस आती है, पक्का। हाँ, ये होता हाँ, है। उस हीलिंग में। तो अर्जुन, हाँ, तीसरा तो स्ट्रेस और हाँ परफॉर्मेंस जी। के पीछे कॉन्फ्लिक्ट कैसे सोचेंगे? दो हो गए ना बेटा, एक तो टेरिटोरियल फियर, हाँ एक है एक हाँ एक वो दूसरा जो फीमेल वाला है। फीमेल वाला नहीं था, फीमेल वाला जो इसमें दिखा रखा था, फीमेल वाला फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट। फियर फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट में Fear to conflict। हाँ, एक है टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इसका लैरिंग्स बैठता है। तो हाँ। तो फीमेल ये फियर। पैसिव फ्लाइट लेता है। तो फियर फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जिम्मेदारी तो आ गई, कैसे कैसे करूंगा, कर कैसे जिम्मेदारी तो आ करूंगा, गई, अच्छा कैसे करूंगा करूंगा। नहीं करूंगा, हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ अमित शर्मा हाँ जी। टेरिटरी से बाहर होकर के फियर फ्लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे करूंगा। हाँ हाँ जी। ओके, हम्म। बहुत बढ़िया, थैंक यू अमित शर्मा भाई, आप इसको समझने का एक माध्यम बने। ये जितनी भी एंटीसिपेटरी मेडिसिन है ना, बहुत जितनी भी एंटीसिपेटरी मेडिसिन हैं, हाँ वो यार सब एंटीसिपेशन से तो दोनों ही तरफ जा सकती है, लेकिन फियर फ्राइट वाली जो होंगी वो एंटीसिपेशन वाली होंगी। हाँ, जिनमें लैरिंग्स लैरिंग्स बिल्कुल। जिनमें लैरिंग्स ज्यादातर गड़बड़ में हाँ, आता गड़बड़ होता है। हाँ जी। हाँ है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि फॉर द लास्ट 30 years द 47-year-old mother of two has met with her best friend twice a week। 30 साल से 47 साल की ओल्ड मदर ऑफ टू, दो बंदों की माँ है कोई, अपने ऑफ टू हैज मीट विद हर बेस्ट फ्रेंड ट्वाइस ए वीक। 2 हफ्ते में एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलती हैं। इन द लास्ट हाफ ईयर हाउएवर हर फ्रेंड हैज सडनली स्टॉप्ड सीइंग हर। लास्ट हाफ ईयर से हालांकि उसके फ्रेंड ने अचानक उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, उसको देखना बंद कर दिया। आफ्टर सेवरल फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट हर शी गिव्स अप, यानी कि डिसअपॉइंटेड गोज टू इज इक्वल टू टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट। कई सारे निरर्थक प्रयास करे भी उसने उससे मिलने के, कांटेक्ट करने के, लेकिन जब नहीं मिल पाए तो गिव अप कर दिया उसने डिसअपॉइंटमेंट के साथ। अब ये पहुंच गई टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट में। क्या? माई फ्रेंड इज लीविंग माई टेरिटरी, मेरे माई फ्रेंड इज लीविंग माई टेरिटरी। She comes into healing when her friend phones to her, wish her a happy birthday, and she confronts her on the matter। तो पहले तो उसको ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया था कि माय फ्रेंड इज लिविंग माय टेरिटरी, लेकिन वो हीलिंग में आ गई जब उसके फ्रेंड का फोन आया उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, और उसके साथ जब उस मसले पर कन्फ्रंटेशन हुई उसके बाद वो हीलिंग में आ गई। नाउ शी कैन क्लोज द बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, नाउ शी कैन क्लोज द बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। ए वीक लेटर she contracts
pneumonia. When antibiotic proves ineffective, a bronchoscopy is performed. Diagnosis बनी bronchial cancer. इतनी जल्दी हीलिंग में आने के बाद? ओके, तो बेसिकली वो फॉस्फोरस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा ना है भैया। फॉस्फोरस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा। हाँ एकदम से दिक्कत और उसके मनाते ही मान गई भाई। उसने फोन करा एक बार के मेरा हैप्पी बर्थडे। हाँ अच्छा, वो तुरंत हीलिंग में चली हाँ, गई। और तो कोई फास्ट ऐसा है ना फास्ट रहा होगा, सर्जन वाला बिल्कुल फास्ट बहुत डिस्पोजिशन। बहुत अफेक्टेड ओके, सोरोसिफ्लिटिक बहुत हाँ बहुत सोरोसिफ्लिटिक रहा। और हालांकि ब्रोंकियल कैंसर बनेगा तो यहाँ सेल्स का डिवीजन ही होगा। सोरोसाइकोसिफ्लिटिक है। और फिर ब्रोंकियल कैंसर तो उन्होंने डायग्नोसिस में आया ना। टिश्यू में यहाँ ब्रोंकाई एपिथीलियम इन्वॉल्व होंगी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है जिनको। एक्टोडर्मल लेयर से ओरिजिन होता है ब्रोंकाइल एपिथीलियम। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ क्या हुआ है? कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन, ब्रैकेट में अल्सर बोला, ऑफ द ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन, यूजुअली अननोटिस्ड, जो कि आमतौर पर अननोटिस रहता है। द इफेक्टेड एरिया कैन बी anywhere from the beginning of the trachea into the smallest branches of the bronchi। और भाई अफेक्टेड एरिया कहीं भी मिल सकता है, शुरुआत से ट्रैकिया की लेकर के, जहां से ट्रैकिया से ब्रोंकाई की शुरुआत होती है वहां से लेकर के स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई तक। इज इक्वल टू कन्वेंशनल मेडिसिन में अल्सरेटिंग ब्रोंकियल कैंसर इसको बोलते हैं। इसको हम सेल कार्सिनोमा बोल देंगे। और अल्सरेटिंग ब्रोंकियल कैंसर बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है इसका? थ्रू द सेल डिग्रेडेशन the diameter is increased. This allow the person to improve their intake of air so as to defend the territory more effectively। सेल डिग्रेडेशन होगा का मकसद यहाँ ये होता है, बायोलॉजिकल मीनिंग इसका, कि सेल डिग्रेडेशन के थ्रू ये डायमीटर बढ़ाता है ब्रोंकाई का, ताकि ये अलाउ कर सके, ये व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव कर सके एयर को इनटेक करने में और डिफेंड करने में अपनी टेरिटरी को अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से। हीलिंग फेज में कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ द ब्रोंकियल एंड और ट्रैकियल म्यूकोसा इज इक्वल टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रैकेट में करें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकियल कैंसर, स्वेलिंग, रेडनिंग, कफ, पॉसिबली ब्लडी फेलम and pain, strong swelling with exhaling difficulties by syndrome. Due to the swelling, an entire section of the lung can be cut off temporarily from the breathing process। ओके, स्वेलिंग की वजह से एंटायर सेक्शन ऑफ लंग जो है वो कट ऑफ हो जाता है टेम्परेरीली ब्रीदिंग प्रोसेस से। ब्रैकेट में करें इज इक्वल टू इनसफिशिएंट वेंटिलेशन एटिलैक्टेसिस में पहुंच जाता है बंदा। As soon as the swelling is reduced, the air passes open up again. That is the atelectasis disappear again. Longer lasting bronchitis is due to recurrence and or tracks। लॉन्गर लास्टिंग ब्रोंकाइटिस रिकरेंस की वजह से या ट्रैक की वजह से बनी रहती है। हीलिंग क्राइसिस में आ रहा है कफ एंड और कफिंग क्रैम्प्स ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ द ब्रोंकियल मस्कुलेचर। चिल्स आएगी। रिमार्क में कह रहे हैं यहां पर टिप्पणी दी है, ब्रोंकियल कैंसर इज यूजुअली डायग्नोज्ड इन द हीलिंग फेज ऑफन टुगेदर विद सिंड्रोम। है जी, ब्रोंकियल कैंसर यूजुअली डायग्नोज होता है हीलिंग फेज में और साथ में वहां सिंड्रोम भी होता है, स्वेलिंग हो जाती है। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकम्पनी द हीलिंग एंजाइम
प्रिपरेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, हिल्डगार्ड, ग्राउंड आईवी एक्सिलिर, स्पेशल रेसिपी, विटामिन D3, कॉड लिवर ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3%, स्ट्रेंथ इंटरनली। ठीक है जी। बाकी पेज नंबर 161 पर लंग रेमेडीज को भी कहा देखने के लिए। इफ एप्लीकेबल सर्जरी इफ द ट्यूमर इज टू लार्ज एंड और लार्ज ब्रोंकियल ब्रांचेस आर अफेक्टेड, तब इसमें सर्जरी भी रिकमेंड कर सकते हैं इस कंडीशन। तो ये था भाई हमारा ब्रोंकियल ट्यूमर का डिस्कशन अकॉर्डिंग टू जीएनएम। जी बेटा। जी मैम, इसमें रुब्रिक पढ़ेंगे डेल्यूजन फ्रेंडलेस, डेल्यूजन फ्रेंड हैज लॉस्ट अफेक्शन, इस तरह के, या खाली फ्रेंड नहीं, बाकी अब हम बाकी सबके अफेक्शन, सबके वो जो लॉस हो रहा है जो अपने के, हाँ भाई उसको जो अंदर से मान रहे हैं कि ये तो मेरी टेरिटरी था, ये पक्का याड़ी, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। हाँ जी, जिसके बिना मैं जी एक नहीं। अच्छी चीज यहाँ पे आई ना समझ कि टेरिटरी हम यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा टाइम टेरिटरी भी, हाँ कि हम ऐसे इसको नहीं सोच पाते हैं कि टाइम किसी से किसी का छीन लिया, समय बंद कर दिया, तो वो टाइम ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में भी किसी की टेरिटरी हो सकती है, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी। हाँ तो ये कुछ नया है जो नॉर्मली हम नहीं सोचते। हाँ जैसे पवन बॉस, जैसे वो सर का एग्जाम्पल हुआ था गॉल ब्लैडर, उसको जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर कैंसर जा रहे थे, उसके लिए भी वो उसकी वो उसका पोजीशन थे, क्या नाम है उसके स्टूडेंट्स वहां पर, मतलब हाँ, उसके लिए वो जैन मुनि थे वो। वाला, हाँ, लेकिन उनके लंग्स में थी ना, उसके उनकी लीवर में थी एक्चुअल में पैथोलॉजी, उनकी प्रोस्पेरिटी थी वो। यहाँ पर कैसा होता, हाँ यहाँ पर तो खैर, यहाँ पर ये बात है कि यहाँ हाँ बिल्कुल मेरी टेरिटरी की बात है कि ये हाँ तो मेरी है, ये हाँ, तो मेरा नहीं दोस्त आपने है, जो एग्जाम्पल मेरा दिया वो दोस्त पैरेलल दिया सिमरन के, बहुत अच्छा दिया सिमरन। जिस तरह से यहाँ टाइम को टेरिटरी में लिया है, इसी तरह से बड़े सर ने किसी जैन 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 प्रीचर थे, जैन गुरु थे, उनको उनके चूंकि लीवर में पैथोलॉजी थी तो सबका फोकस था, सर भी कह रहे थे यार इनके लिए ये संपत्ति वंपत्ति का तो इन्हें रहता नहीं, चूंकि ये तो मुनि लोग हैं, तो फिर आखिर इनको लीवर अफेक्ट क्यों हुआ। तो बेसिकली उसमें जो आप उनके फॉलोवर्स थे, वो फॉलोवर्स का कम होना, फॉलोवर्स के जाने का डर, या फॉलोवर्स को संपत्ति माना किसी प्रीचर की। बेसिकली हाँ ऐसे ही। वहाँ दूसरे एक मुनि आ गए, तो हाँ अब उनके जो अनुयायी थे वो दूसरे मुनि की तरफ मुड़ने लगे, हाँ तो उन्हें वो उनके लिए उनके स्टूडेंट या उनके अनुयायी जो थे वो उनकी संपत्ति थे। हाँ, प्रोस्पेरिटी वहां या संपत्ति वो मान ली गई थी, जबकि एक कॉमन मैन की सोच में भी नहीं आ सकता ऐसे लोगों के लिए कि भाई अगर ये मनी से बंधे होते हैं, या है ना। तो ये वहां भी बड़ा अच्छा एक्सटेंशन था, अमित शर्मा भाई बहुत अच्छा लेकर आए। ये जैसे वो एक फैक्ट्री वाला भी तो हाँ, फैक्ट्री वाला था, तो उसको लेफ्ट जिसमें लंग चला लंग गया। में इफेक्ट हुआ हाँ, था, वहां पे तोते में जान है जी, बिल्कुल। तो जैसे वो होता है ना, बहुत सी लेडीज या बहुत सी फीमेल के बच्चे, ये वो कहते हैं ये मेरा समय है, इस समय आपको मेरे पास होना चाहिए था, और मेरे समय में तो तुम किसी और को दे रहे हो, तो वो समय ही उसकी टेरिटरी हो गया ना। हाँ, ये चीज वही बिल्कुल। हाँ, और फिर एक चीज और भी है, ये कई पहलुओं में मिल सकता है, कई पहलुओं में मिल सकता है। मान लो घर में कोई बहुत बड़ी बहन या भाई है और उसके फादर के सपोर्ट नहीं है, फादर नहीं है, तो वो अपने छोटे भाई बहनों की शादी करने में लगा रहा, और अब उसकी शादी की उम्र निकल गई, तो जो उसका समय था वो चला गया, वो भी चला गया उसकी लाइफ से निकल के। तो समय तो कई कई पहलुओं के तहत, नौकरी की उम्र खो जाना, 1-2 साल था, किसी ने उस समय लटकाए रखा उसको कि तेरी मैं लगवा रहा हूँ नौकरी, फिर उसकी उम्र का समय निकल गया, ऐसे ही। तो बहुत सारी चीजों में हम इस टाइम को कंसिडर कर सकते हैं टेरिटरी के लिए। और एक चीज और, जी हम नॉर्मली जैसे अभी पिछले इसमें पूछ रही थी सिंड्रोम के रिस्पेक्ट में, हाँ तो जनरली हमने उसको कनेक्ट करा था वो किडनी, उधर रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट है ना, हाँ जैसे हाँ अभी तक आपका हाँ एक्सपीरियंस था। हाँ
बट यहाँ पे इन्होंने सिंड्रोम को एक जनरल कलेक्शन ऑफ सिम्टम के रिस्पेक्ट में ही तो यूज करा है जनरल कलेक्शन ऑफ सिंड्रोम सिम्टम के को। रूप में हमेशा कन्वेंशनल मेडिसिन करती है बेटा, नहीं कन्वेंशनल मेडिसिन। बस यहाँ जी 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 यहाँ वो यहाँ कहीं भी जनरल कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स का जिक्र एक तो आया नहीं है डॉक्टर सिमरन। बस यहाँ पे यही मैं पूछ रही हूँ। देखिए ये जो लाइन लिखी है ना हम्म हीलिंग फेज में, थर्ड लाइन लिखी है। हम्म आप इसको जब रिस्टोरेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, निमोनिया, ब्रोंकियल कैंसर, हाँ swelling, reddening, cough, possibly bloody flame, and pain, strong smell, swelling with exhaling difficulties by syndrome. हाँ, स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग, इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग, स्वेलिंग को भी ध्यान में रखना बेटा। हाँ जी जी, तो swelling is inflammation ना। अब वो inflammation जी सिमरन इन्फ्लामेशन में जो हाँ देखो स्वेलिंग जो होएगी ना, नहीं मैं आपकी बात को बिल्कुल ले रहा हूँ 100% डॉक्टर सिमरन, लेकिन लेकिन ये स्वेलिंग एक्यूमुलेशन की वजह से। हाँ अमित, वही स्वेलिंग एक्यूमुलेशन की वजह से आ गया, एक्यूमुलेशन आ गया, फिर रिफ्यूजी सिंड्रोम आ गया, कहीं भी एक्यूमुलेशन होगा। और जब इतनी गहरी पैथोलॉजीज चलती हैं तो सिंड्रोम एक के बाद दूसरा या तीसरा ऑर्गन हाँ अफेक्टेड होते हैं तो सिंड्रोम का नाम दे हाँ देते हैं। अच्छा हाँ, तो मैं यहीं पर हूँ मैं एक्चुअली हाँ कि वो एक कोई स्टिमुलेशन मिला, फिर उसकी वजह से कुछ हुआ, फिर उसकी वजह से कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, तो एक ही सीक्वेंसिंग चल जाती है और वो एक होलिस्टिक सिंड्रोम के तहत इफेक्ट होने लगता है, पेशेंट को कंप्लेन आने लगती है। हाँ तो मैं यहाँ पे यही थोड़ा सा पूछ रही थी, फिर मेरे नॉलेज एक दिमाग में आया कि ये सिंड्रोम फिर वही आया कि सिर्फ क्या यहाँ पे किडनी ही सोचेंगे अगर या जीएनएम की बात करें, हाँ अगर जीएनएम की जी बात जी 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 करें तो सिंड्रोम वो उस सिंड्रोम से अलग करके इन्होंने बता रखा है इसमें। हम जनरली सिंड्रोम को पढ़ते चले आए हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कि कलेक्शन ऑफ मैनी सिम्टम्स, ये है ना, मैनी हम्म सिम्टम्स का या मैनी ऑर्गन्स का वहां शामिल होके एक पिक्चर बन जाना उसको सिंड्रोम बनाती है कन्वेंशनल मेडिसिन। लेकिन जब से हम इस जीएनएम को पढ़ना शुरू किए इस बुक को, तो इसमें सिंड्रोम को जोड़ा इन्होंने वाटर कलेक्शन से, वाटर जी एक्यूमुलेशन जी से। जी और वाटर जी एक्यूमुलेशन को इन्होंने पीछे वाटर सिंड्रोम पर्टिकुलर कह के भी चले थे, जी लेकिन जी इन्होंने जी जी बिल्कुल ये वहां से वो वाटर सिंड्रोम और केसीटी को थोड़ा सा शांत करके केवल सिंड्रोम कह रहे हैं, एक बात। हाँ दूसरी हाँ बात, अगर हम यहाँ हाँ देखें तो यहाँ पर ये कौन सा कोमा होता है, सेमीकोलन में बंद हो गया है। जी इसके जी बाद ये शुरू हुआ है स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग विद एक्सेलिंग डिफिकल्टीज बाय सिंड्रोम, ये सारी एक बात है, हाँ ना कहीं एक ही कोमा ना बात है। सेमीकोन। तो ये स्ट्रॉन्ग ठीक है, स्वेलिंग जो आई, ये आई सिंड्रोम की वजह से, है ना बेटा। बॉस गॉट इट। नहीं सही है कि इन्होंने यहाँ पे इक्वल टू इन्फ्लेमेशन फिर कोलन लगा दी और फिर एक नई बात बोली स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग विद एक्सेलिंग डिफिकल्टी बाय सिंड्रोम। बाई सिंड्रोम ठीक की है। वजह से ये स्वेलिंग है। और अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि इन्फ्लेमेशन में भी स्वेलिंग आती है, एक पार्ट उसका स्वेलिंग भी है, रूबर डॉलर कॉलर ऐसे करके। तो बेसिकली अगर इन्फ्लेमेशन में भी कहीं भी स्वेलिंग आ रही है तो वहां है तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड ही उस टिश्यू में, चाहे वो लोकलाइज है चाहे वो आउट ऑफ एसिटी हुआ उधर। जनरल। हाँ, तो खैर वो अच्छा उतना गहराई तभी में अब हम नहीं जा रहे हम यहाँ इस लाइन को ऐसे के ऐसे यहाँ रखेंगे अभी। हाँ, आपकी बात बहुत अच्छी है, आप बारीकी पे हो, इस नजर को बनाए रखना। इस सिंड्रोम का हो सकता है कुछ और भाव निकले। तो यहाँ पर ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन जिनको सिंड्रोम कहते हैं, यहाँ इसको एग्री नहीं करते हैमर साहब। हैमर साहब का सिंड्रोम अपना अलग है, रिलेटेड टू किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, रिलेटेड टू रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी हम उसी पे हैं। ठीक हाँ, है। अभी उसी पे रहेंगे। चलो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।